Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Today, I am going to tell you about the story of lesson 5th, named as An Old Man of Kala Handi. Okay, so let us start the chapter. And firstly, I would like to introduce you about the character of the story. There are mainly three or four characters. First is the narrator, you can see here. Narrator Vijit Kalahandi and wrote his experiences in the story. Second one, a local translator. It means a local person who went with writer and helped writer to talk with local people. And after that, we can find a lady and an old man of Kalahandi. Okay, student. Now see about the story. This is the story to introduce us about those tribal people who are much civilized without having any development and material comforts. मतलब इस कहानी में हम उन जंगलों में या गांव में रहने वाली प्रजाति वाले लोगों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जो कि बिना किसी सुख सुविधाओं के, बिना किसी भौतिक सुख साधनों के बहुत ही खुश रहते हैं और बहुत ही सभ्य तरीके से रहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो सी द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप. एक एक पॉइंट से आप अब स्टोरी को देखें, सुने और समझने का प्रयास करें. द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ओडिशा, इट्स पीपल एंड वर्किंग एनजीओस. तो छात्रों, कहानी की शुरुआत होती है. उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है. वहाँ घने जंगल, ब्यूटीफुल लेक्स यानी झील पाए जाते हैं और चिल्का लेक वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लेक है. वहाँ पुरी जगन्नाथ टेम्पल और सन टेम्पल कोणार्क के जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं. इसके बाद वहाँ पे बहुत गरीबी भी है उड़ीसा में, इसलिए वहाँ पे बहुत से एनजीओ चलते हैं. लगभग 13,500 एनजीओ वहाँ चलते हैं और वो सभी वहाँ के गरीब लोगों की मदद करते हैं. वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो औरतें आदमी बड़े ही साधारण तरीके से रहते हैं. वो हरे पीले रंग की चमकीली साड़ियाँ पहनती हैं औरतें और अपने जूड़े में एक फूल लगाती हैं, और जो आदमी होते हैं वो भी ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं. लेखक वहाँ जाते हैं और कुछ गांव की प्रजातियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं. दैट इज वाई यू सी सेकेंड पॉइंट, ऑथर डिसाइडेड टू गो कालाहांडी एंड भवानीपट्टनम एंड टॉक्ड अबाउट द रूलर. इसलिए लेखक जो हैं वो निश्चित करते हैं कि वो कालाहांडी जाएंगे और वहाँ लोगों से बातें करेंगे, वहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में बातें करेंगे. और वो वहाँ जाते हैं. जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कालाहांडी बिल्कुल गांव जैसा है. वो पूरा शहर भी नहीं है लेकिन गांव भी पूरा नहीं है. उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं. वो एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है, जैसा कि मयूरभंज और कोरापुट जैसे दूसरे जगह थी. अब वहाँ वो देखते हैं कि लोग जो हैं वो बड़े ही सामान्य से रहते हैं. वो लोगों से पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं कि यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का सुप्रीम पावर कौन है. तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा राजा ही होता है. शायद उन्हें ये पता ही नहीं था कि आज़ादी के बाद राजाओं का शासन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो राजाओं को ही सर्वोपरि मानते हैं. और उस कालाहांडी जगह की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो भवानीपट्टनम पे था. वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सुख सुविधाएं नहीं थी. और लेखक ने देखा कि वो भी एक स्लीपी टाउन यानी बहुत ही साधारण सा शहर था, साधारण सी जगह थी. अब वहाँ की भाषा को लेखक समझ नहीं पाते थे, इसलिए राइटर ट्रेवल विथ लोकल ट्रांसलेटर टू नो अबाउट द विलेज एंड विलेजर्स. दैट इज़ द थर्ड पॉइंट.
अब चूँकि वहाँ के भाषा को लेखक नहीं समझ पाते थे, इसलिए वहाँ पे के एक लोकल आदमी को लेकर वो यात्रा करते हैं, ताकि गांव और गांव वाले के लोगों को समझ सकें, उनकी बातों को जान सकें। वो देखते हैं कि गांव में आज भी रीति रिवाजों का पालन होता है, वहाँ लोग आज भी समूह में रहते हैं, वहाँ कोई अपना नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये केवल मेरी ही है। यानी वहाँ पूरे जनता का जो कुछ भी था सब जनता का था, किसी अकेले का कुछ नहीं था। तो इस तरह से वो देखते हैं कि वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तभी वो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, मेड अ लेडी एंड ओल्ड मैन। वहाँ पे वो एक लेडी और एक ओल्ड मैन से मिलते हैं। उस लेडी को देखकर उसकी उम्र का वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। वो सांवले कलर की थी और उसके बाल भी जो थे वो लगभग काले ही थे, जबकि शायद उम्र उसकी ज़्यादा थी, मगर लेखक उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, क्योंकि उसके बालों से, उसके शरीर से उसकी उम्र की पता नहीं चलती थी। इसी तरह वो एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, उसका भी उम्र का अंदाज़ा लगाना उनके लिए संभव नहीं था, और बातचीत में उन्हें पता चला कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो लगभग 104 वर्ष का है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में भरपूर जान था, वो पैदल चलता था, वो सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से करता था। तब लेखक उस बूढ़े आदमी से बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि देश में शासन किसका है? तो कहता है कि हाँ, शासन निश्चित रूप से कंपनी का ही है, कंपनी सरकार का ही है, क्योंकि उनको अभी तक ये एहसास भी नहीं है कि देश आज़ाद हो चुका है और कंपनी सरकार जा चुकी है। कंपनी सरकार वो लोग अंग्रेज़ों को ही कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है उस बूढ़े से कि यहाँ का राजा कौन है, तो कहते हैं कि वही गोरी वाली जो रानी है वही हमारी रानी है। तब लेखक उन्हें एक नोट दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं कि ये कौन है और ये नोट कहाँ का है? तो बूढ़ा कहता है कि मुझे इस नोट से और इस तस्वीर से क्या करना है? यहाँ हम लोग आज भी अपने समुदाय में अच्छे से चलते हैं, हमें इस नोट की, इस पैसे की, इस कागज़ के टुकड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी हम अच्छे से चलते हैं। यही सब डिस्कस करते हैं वो उस बूढ़े आदमी के साथ। दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, डिस्कस विथ ओल्ड मैन अबाउट गवर्नमेंट एंड रूलिंग मेथड। तो उनकी चर्चा में बूढ़ा फिर आके कहता है कि ये नोट का या कागज़ का जो टुकड़ा है यही लड़ाई झगड़े का कारण होता है। आप हमारे इस पूर्वजों की भूमि को छोड़कर चले जाइए, यहाँ हम भगवान की आज्ञा मानते हैं। ना तो हवा हमारी बात सुनता है और ना हमसे वर्षा पूछकर बरसती है। सब भगवान के तोहफे हम लोग को स्वतः ही मिलते हैं, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जब ये सब सुनते हैं तो लेखक के पास कोई जवाब नहीं होता और वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, दुनिया की चर्चा करते हैं, बिल क्लिंटन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं सोचते कि ये धरती किसकी है, ये आकाश किसका है, ये पर्वत किसने बनाई, ये हवाएं किसने बनाई। लेकिन हमसे अच्छा ये गांव के लोग, ये आदिवासी लोग अच्छे से जानते हैं। तो शायद हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड ये आदिवासी लोग ही हैं। तो स्टूडेंट, आप भी सोचें कि कौन ज़्यादा सिविलाइज्ड है और कौन नहीं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।